हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और जस्ट जनरल साइंस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारा दिवाली वीक चल रहा है और इस वीक में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में पुराने रिवीजन क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आपने पढ़ रखे हैं, कर रखे हैं, आपने बहुत बार पढ़े होंगे, उन क्वेश्चंस का एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपको कितनी आपकी तैयारी हुई है, क्या चीजें आप सीखे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी के बारे में अगर हम बात करें, अनअकैडमी किसी नाम का मोहताज नहीं है और ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑनलाइन पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है। अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ में जुड़ जाइए और प्लस कोर्स पर आप अपने आप को इनरोल कीजिए। इनरोल करने के लिए आपको प्लस कोर्स परचेज करना होगा और इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड AMIRYT का यूज कर सकते हैं। ये जो AMIRYT है, इसमें आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा जल्दी से जल्दी, ये जो कोर्स है ये स्पेशल थ्योरी फिजिक्स का कोर्स है और हम जल्दी और नया कोर्स अभी दिवाली के बाद में लॉन्च करेंगे जो कि आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड होगा। दोस्तों यहां पर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आप अपने प्ले स्टोर में जाइए और वहां से अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद में आप अपना एक गोल चुनेंगे। जो भी दोस्तों आपका गोल है, आपका जो भी ड्रीम है, जिसमें आप तैयारी करना चाहते हैं, उनको चुनिए। चुनने के बाद में आप गेट सब्सक्रिप्शन वाली स्लाइड पर आइए। जैसे आप सब्सक्रिप्शन वाली स्लाइड पर आएंगे, आप मेरा नाम सर्च कीजिएगा। नाम आप सर्च करेंगे तो आमिर, और यहां से आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं दोस्तों। अब सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप इसको जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक स्लाइड खुलेगी। इस स्लाइड के अंदर अप्रोक्सीमेट आपके जो भी कोर्सेज हैं, उनके जो भी प्राइस हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे। आप कोड अप्लाई करेंगे AMIRYT और जब आप कोड अप्लाई करेंगे तो कोड अप्लाई करते ही आपके सामने एक स्लाइड आएगी जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप अपने इस पॉइंट को रिडीम करेंगे। रिडीम करने के बाद में आपका जो पेमेंट है वो और कम हो जाएगा। फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग, इन सभी के जरिए प्लस कोर्स पर आ सकते हैं दोस्तों। तो एक्चुअल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। आप लोग अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, आप प्लस कोर्स पे आइए। बहुत सारे फायदे हैं प्लस कोर्स के। अगर आप प्लस कोर्स पर आते हैं तो आप सभी क्लासेस आसानी से ले पाएंगे। अपनी हर फेवरेबल टीचर की क्लासेस ले पाएंगे, उनकी लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस, उनके नोट्स, रिकॉर्डेड नोट्स, हर एक चीज, यहां तक कि आपकी टेस्ट सीरीज, आपके मॉक टेस्ट, हर जिम्मा हम अनअकैडमी वाले आपके ऊपर ले लेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ में यहां पर जुड़ सकते हैं। अच्छा, आपका ये जो टेस्ट है, इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज को ऐड किया है और वो क्या है, वो मैंने इसके अंदर टाइमिंग डाल दी है। तो आपको बिल्कुल बिना सोचे से, आप बिल्कुल आराम से, तसल्ली से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हड़बड़ाहट में गलत नहीं करना है हमको क्वेश्चन। ठीक है, तो 30 सेकंड का टाइम है। 30 सेकंड में आप जल्दी जल्दी आंसर दे देना। 30 सेकंड के बाद में मैं आपको आंसर बता दूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, अगर आपसे बात करें कि धन्वंतरी आश्रम पर सबसे पहले किसने चिकित्सा ज्ञान प्राप्त किया, तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, सोचकर बताइए। छोटे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम कम कर देंगे या टाइम को स्टॉप कर देंगे। पहले ही मैं आपको इसका क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो जल्दी बता दीजिए आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, इतना टाइम मेरे हिसाब से मोस्ट इनफ है। और अगर हम बात करें धन्वंतरी आश्रम के बारे में, तो धन्वंतरी आश्रम में चरक ने अपनी चिकित्सा ज्ञान को प्राप्त किया था। आप सभी को पता होगा कि चरक भारत के सबसे बड़े जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा मेडिसिन के बारे में रिसर्च करी और इंडिया को आयुर्वेद में सबसे ऊपर लेकर आया। आपको पता है कि इंडिया सबसे ज्यादा मेडिसिन के अंदर जो है वो प्रभावी है शुरू से ही। हमारे यहां पर अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजी, मेडिसिन, ये सारी चीजें बहुत टाइम से चली आ रही है और हम इनमें बहुत बड़े महारथी हैं। ठीक है, आज भी लोग जो है इलाज कराने के लिए इंडिया आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शल्य चिकित्सा यंत्रों को का ज्ञान प्राप्त करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताइए। ठीक है, क्या वो चरक थे, सुश्रुत थे, जोसेफ लिस्टर थे या जेनर थे? आपके हिसाब से कौन थे जिन्होंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात
की। जल्दी से जल्दी आप अपना आंसर जो है वो बताइए, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, टाइम समाप्त हो गया। आंसर है सुषुप्त। अगर हम बात करें तो शल्य चिकित्सा के बारे में जितनी भी चीजें बताई थी वो सुषुप्त के द्वारा बताई गई थी, ठीक है। हालांकि जोसेफ लिस्टर ने भी बताया था, लेकिन अगर हम बात करें भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में तो इनको इंडियन सर्जन कहा जाता है। ये फर्स्ट इंडियन सर्जन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पित्त, कफ एवं वात धारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? किसके द्वारा की गई? चरक, सुश्रुत, जोसेफ लिस्टर या ल्यूनहॉक? आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? सोचकर आंसर दीजिए। जल्दी बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, जो चरक थे उनके द्वारा एक कथन कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को तीन चीजें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अगर इन तीन चीजों पर मामला खराब हो जाए तो बीमार पड़ जाता है। एक होता है पित्त, एक होती है कफ और एक होती है वात। इन तीन चीजों के अनबैलेंस होने की वजह से व्यक्ति बीमार पड़ता है और इस धारणा को चरक के द्वारा दिया गया था। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह चिकित्सक जिसने हृदय को शरीर के नियंत्रण का केंद्र बनाया, उनका नाम क्या है? तो एक बार जरा आप बताइए क्या है। रोनाल्ड रॉस हैं, चरक हैं, सुश्रुत हैं, हर्टमैन है। आपके हिसाब से कौन थे जिन्होंने सबसे पहले हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया था? बिल्कुल दोस्तों, एकदम सही जवाब और आंसर है यहां पर रोनाल्ड रॉस, ठीक है। तो रोनाल्ड रॉस यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चरक शब्द का अर्थ क्या था? रोगी की पहचान, रोग की पहचान, चलना या वात, पित्त और कफ? आपके हिसाब से चरक शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए? बताइए जरा। अभी अभी ये क्वेश्चन किया था तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, आपके लिए पॉजिटिव है। चलिए मैं बताता हूं, आंसर होगा वात, पित्त और कफ, क्योंकि चरक इन्हीं से संबंध रखते थे। बिल्कुल यहां सही जवाब सभी के द्वारा। अगला, आप जानते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में। इनका जन्म कौन से प्रांत में हुआ था? जल्दी बताइए, मुश्किल से 15 सेकंड का जवाब होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आपका मैं बता देता हूं। यहां पे अगर यहां देखें तो आंसर होगा तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु के अंदर डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म हुआ था। बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाद यंत्रों के ध्वनिक गुणों की खोज कर भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर मेघनाथ शाह, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर सीवी रमन? आपके हिसाब से कौन थे जिन्होंने ध्वनिक गुणों की खोज करके भौतिक सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया था या प्रतिपादित किया था? आपके हिसाब से कौन थे? बिल्कुल जवाब सही है और आंसर है डॉक्टर मेघनाथ शाह। बिल्कुल सही जवाब। यहां पर जो जवाब होगा वो डॉक्टर मेघनाथ शाह था, क्योंकि अगर हम बात करें डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के बारे में तो ये एक एटॉमिक रिसर्च साइंटिस्ट थे, इसीलिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स हर जगह पर अपने यहां पर मौजूद हैं। अब्दुल कलाम साहब के बारे में बात करें तो इन्होंने मिसाइल मैन इनको कहा जाता था,
तो मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर आए थे और डॉक्टर सीवी रमन ने जो है वो लाइट रेस के बारे में बात की थी। वेरी गुड। अगला, अगर हम बात करें कि पारसी परिवार में जन्मे और टाटा परिवार से संबंधित वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो आपके हिसाब से नाम क्या होना चाहिए? डॉक्टर मेघना चा, पंचनानन माहेश्वरी, होमी जहांगीर बाबा या इनमें से कोई नहीं? आपके हिसाब से कौन थे जो पारसी फैमिली में जमे थे और टाटा परिवार से संबंध रखते थे? जल्दी बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। और यहां पर अगर आंसर देखेंगे तो आंसर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, तो ये पारसी फैमिली में जन्मे थे और टाटा फैमिली से भी इनका संबंध है। अगला, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित हुआ? ट्राम्बे, त्रिवेंद्रम, बॉम्बे या तारापुर? आपके हिसाब से कहां पर स्थित हुआ? जल्दी बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। यहां पर आंसर बिल्कुल सही है और आंसर है तारापुर। तो सबसे पहले भारत में जो परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था वो कहां किया गया था? तारापुर में किया गया था। अगला, भारत के महान खगोल वैज्ञानिक इनमें से कौन है? इंडियाज ग्रेट एस्ट्रोनॉमर वर प्रफुल्ल चंद्र रॉय, डॉक्टर मेघना चा, पंचानन माहेश्वरी या सीवी रमन? आपके हिसाब से इनमें महान खगोल वैज्ञानिक कौन है? जल्दी बताइए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का टाइम है। चलिए, आंसर, टाइम खत्म। और आंसर है पंचानन माहेश्वरी। चलिए, बहुत बढ़िया। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का कार्य प्रारंभ करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताइए। Who was the work of Bengal chemical and pharmaceutical workers? आपके हिसाब से कौन थे वो? बिल्कुल सही जवाब और आंसर है प्रफुल्ल चंद्र रॉय थे। एकदम सही आंसर आप सभी के द्वारा। अगला, पुष्पों के विभिन्न भागों को कृत्रिम पोषण द्वारा वृद्धि कराने में किसे सहायता मिली थी? मेघना चा, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, पंचानन माहेश्वरी या सीवी रमन? आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए कि हु हेल्प द इंक्रीजिंग ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर्स एंड आर्टिफिशियल न्यूट्रिशंस? बिल्कुल, आपके जवाब, आंसर बिल्कुल सही है और आंसर है पंचानन माहेश्वरी। ठीक है, ये बहुत ही महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सारी चीजों के बारे में बात की थी। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, आपने सुना है ना, घना पक्षी विहार जिसको कहते हैं, यह निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था या कौन था जिन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई थी? कलाम सर थे, रमन सर थे, मेघना चा सर या सलीम अली? बिल्कुल सही जवाब, सलीम अली। ये बर्डमैन ऑफ इंडिया है। ये बर्डमैन ऑफ इंडिया है। ठीक है, इंडिया के पक्षी मनुष्य इनके नाम से जाने जाता है। निम्न में से कौन सा जंतु बाकी के 3 जंतुओं से भिन्न है? मगरमच्छ, समुद्री घोड़ा, कछुआ या मेंढक? सोचकर आंसर दीजिए, आपके हिसाब से आंसर क्या सही होना चाहिए? चलिए, अगर हम बात करें तो आंसर होगा समुद्री घोड़ा। क्यों होगा समुद्री घोड़ा?
क्योंकि मगरमच्छ, कछुआ और मेंढक ये तीनों को तीने उभयचरी जंतु हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एम्फीबियस एनिमल है। समुद्री घोड़ा ये एक जो है अलग जंतु है। ठीक है, समुद्री घोड़ा बिल्कुल अलग है और ये तीनों उभयचरी जंतु हैं। अगला, मछली के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 1, 3, 4 या 2? जल्दी बताइए, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? चलिए, बिल्कुल सही जवाब और आंसर होगा 2, क्योंकि अगर हम बात करें तो मछली में जो हृदय होते हैं वो द्विवेशी होते हैं। द्विवेशी का मतलब होता है बाई चैम्बर हर्ट होते हैं। ठीक है, और अगर यहां बाई चैम्बर हर्ट होते हैं तो एक्चुअल में 2 ही पाए जाएंगे। कहने का मतलब है एक आलिंद होगा और एक निला होगा, एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा। इनमें से सबसे जहरीली मछली कौन सी है? पफन मछली, पोर्कुपाइन मछली, पिरानास या एंगलर मछली? आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? चलिए मैं बताता हूं आंसर। आंसर होगा एंगलर मछली। वैसे तो अगर बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा जो जहरीली मछली होती है वो स्टोन फिश होती है। ठीक है, स्टोन फिश होती है, लेकिन एंगलर मछली यहां पर सबसे ज्यादा जहरीली है। अगला, निम्नलिखित में से वो कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है? माल्टेज, लैक्टेज, टिप्सिन या सुक्रेस? जल्दी बताइए, आपके हिसाब से क्या जवाब होगा? आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहां जवाब होगा ट्रिप्सिन, क्योंकि अगर आप बात करें माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेस के बारे में तो ये तीनों के तीनों क्या है? सह एंजाइम है, को एंजाइम कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? को एंजाइम कहलाते हैं। लेकिन अगर आप बात करें ट्रिप्सिन के बारे में तो ये एंजाइम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? अगर यहां देखें तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा? थायराइड का, यकृत का, प्लीहा का या अग्नाशय का? जल्दी बताइए, 15 सेकंड का समय आप लोगों के पास में। बिल्कुल समय समाप्ति हो चुकी है और आंसर है यकृत, क्योंकि यकृत सबसे बड़ा ऑर्गन है और इसका जो भार है वो 2 से 2.5 किलोग्राम के आसपास का पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग आपके हिसाब से कौन है? यकृत, हृदय, अग्नाशय या गुर्दा? जल्दी बताओ फटाफट, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए भाई, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल जवाब है यहां पर लीवर। ठीक है, तो आपका जो इंटरनल ऑर्गन है वो लीवर है। ठीक है, सॉरी ये आंसर मैंने क्या हृदय कर दिया क्या? चलो चलो भाई, सॉरी सॉरी, आंसर क्या होगा? आंसर होगा लीवर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वादिष्ट भोजन देखकर जो आपके मुंह में पानी आता है, यह पानी क्या है? यह कोई हार्मोन संबंधी प्रक्रिया है, स्नायु संबंधी प्रक्रिया है, दृष्टि के संबंधी कोई प्रक्रिया है या सूंघने से संबंधित कोई प्रक्रिया है? जल्दी बताइए, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी आंसर दीजिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब, आंसर है स्नायु संबंधी।
ये न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस होती है। जैसे ही आप कोई चीज देखते हैं तो आपके ब्रेन में जाएगा और फिर आपकी लार उसको सीक्रेट कर देगी। वेरी गुड। अगला, मानव में जो पित्त रस का स्त्रावण होता है वो किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा, छोटी आंत के द्वारा, ग्रास नली के द्वारा या यकृत के द्वारा? आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। बिल्कुल, यहां पर जवाब जो होगा वो सही होगा और वो है यकृत। देखो दोस्तों, अगर हम पित्त के बारे में बात करें, अगर हम बाइल जूस के बारे में बात करें, तो बाइल जूस में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको बताता हूं कि इसका जो प्रोडक्शन होता है, इसका जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है। ठीक है भाई। लेकिन अगर आप बात करें इसके स्टोरेज के बारे में कि भाई इसका स्टोरेज कहां पर होगा, तो इसका स्टोरेज होगा गॉल ब्लेडर के अंदर। तो गॉल ब्लेडर में इसका स्टोरेज होता है और लीवर में इसका प्रोडक्शन होता है। तो कई बार पूछा जाता है कि पित्तरस का संचय कहां पर होता है, तो संचय होता है पित्ताशय के अंदर। गॉल ब्लेडर का मतलब क्या होता है? पित्ताशय। तो पित्ताशय के अंदर संचय होगा, लेकिन बनाने वाला कौन है? बनाने वाला है लीवर। अगला सवाल, निम्नलिखित जानवरों में से किसकी आंतें ज्यादा लंबी होती है? लोमड़ी, बाघ, कुत्ता या खरगोश? सोचकर आंसर देना। आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? चलिए, समय की समाप्ति हो रही है और आंसर होगा खरगोश। अगर हम बात करें इन सभी के अंदर, तो ये ज्यादातर मांसाहारी जंतु की श्रेणी में आते हैं। ये सारे के सारे मांसाहारी होते हैं। द्वितीयक हैं, द्वितीयक हैं, तृतीयक हैं। खरगोश के बारे में अगर हम बात करें तो खरगोश का मामला क्या है? शाकाहारी जंतु है। जो शाकाहारी जंतु होता है उनकी आंतें लंबी होती हैं। अगला, चलिए बताइए कि दांतों में जब सड़न हो जाती है तो पीएच का मान कितने से कम हो जाता है? 5.7 से, 5.5 से, 5.6 से या 5.4 से? जल्दी बताइए, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? चलिए मैं बताता हूं, आंसर होगा 5.5 से। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें अपने लार के बारे में, लार की जो प्रवृत्ति होती है वो एसिडिक होती है। ठीक है। और इसके जो पीएच का मान है वो होता है 6.4। ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो इतनी प्रवृत्ति, ज्यादा लार एसिडिक भी नहीं होती। ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे आपकी मुंह की पीएच 5.5 के आसपास पहुंच जाती है तो इससे दांतों में सड़न होती है। और इसका रीजन क्या होता है? बैक्टीरिया। अगर आपके दांतों के आस, आपके मुंह में अगर कोई बैक्टीरिया या कोई प्रोटोजोआ लग गया है तो वो धीरे धीरे क्या काम करेगा? आपके मुंह की पीएच वैल्यूज को डिक्रीज करता जाएगा और इस डिक्रीजन के अंदर अंदर क्या होगा? आपका जो दांत है वो धीरे धीरे सड़ने लग जाएंगे। ठीक है। तो देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्रश वगैरह नहीं करते टाइम से, और इनके जो इस तरह के लोग होते हैं उनके दांतों में खाना रह जाता है। और जब दांतों में खाना रह जाता है तो फिर इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? कहीं ना कहीं धीरे धीरे बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ उत्पन्न होता है और उनके उत्पन्न होने की वजह से पीएच वैल्यू डिक्रीज होने लग जाती है। अगला, चलिए बताइए कि स्वाद का पता लगाने वाले अभिकारक यानी रिसीवर को क्या कहते हैं? क्या उनको संवेदिक अभिकारक कहा जाता है, सेंसिटिव रिसीवर कहते हैं, केमिकल रिसीवर कहते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसीवर यानी घ्राण कहते हैं, या रसवेदी अभिकारक यानी रेस्पॉन्सिव रिसीवर कहा जाता है? देखो, नाम से ही सामने नजर आ रहा है, आपको जरूरत ही नहीं है कुछ बात करने की। सेंसिटिव हो नहीं सकता, रासायनिक हो नहीं सकता, घ्राण कहते हैं सूंघने को नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा? डी। सही बात है। आप कोई चीज अगर स्वाद का पता लगाते हैं तो ऐसे ही लगाते हैं। अगर हम बात करें यहां पर, तो आपकी जीभ में अगर हम 3 पार्ट करें तो ये आगे वाला पार्ट आपको मीठा स्वाद अनुभव कराता है, दूसरा जो पार्ट होता है या तो स्वादहीन होता है, ठीक है, या आपको हल्का नमकीन जो है महसूस होगा,
पीछे वाले में आपको कड़वा महसूस होता है, और जो साइड वाले किनारे होते हैं यहां आपको खट्टा महसूस होता है। ठीक है, और हमारी जो टेस्ट सेल होती है ना, वो होती है 10,000 से ज्यादा। हमारी जीभ पर पाई जाने वाली जो टेस्ट सेल है वो 10,000 से ज्यादा पाई जाती है। अगला, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने वाला कौन है? ग्लूकोज है, वसा है, कोई क्षार है, या कोई प्रोटीन है? सोचकर आंसर दीजिए, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? चलिए मैं बताता हूं, अगर हम बात करें तो आंसर होगा वसा। क्योंकि देखो ग्लूकोज के अंदर अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम, इससे कुछ नहीं मिलता। प्रोटीन से 15% एनर्जी मिलती है सिर्फ, इसीलिए वसा सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण में अधिकतम ऊर्जा को उत्पन्न करता है। अगला, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी हुई ग्रंथियों के नाम बताइए। लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, लार ग्रंथि और यकृत ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। आपके हिसाब से इसका जवाब क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए सोचकर फटाफट। अरे भाई बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय, ये तीनों ही मानव पाचन तंत्र से जुड़ी हुई ग्रंथियां कहलाती हैं। अगला, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों के सही अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पाचन, अंतःग्रहण, आत्मसात करना, विसर्जन, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात, विसर्जन, विसर्जन, अवशोषण, पाचन, आत्मसात, अंतःग्रहण, या आत्मसात, अवशोषण, अंतःग्रहण, पाचन या विसर्जन। इंग्लिश देखिए, डाइजेशन, इंजेक्शन, एस्लिमेशन, एक्सक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एस्लिमिनेशन, एक्सक्रेशन, इमर्शन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एस्लिमिनेशन, इंजेक्शन, या एस्लिमिनेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन एंड रूफिंग एंड इमर्शंस। आपके हिसाब से क्या होगा? देखो समय सीमा समाप्त हो गई है। देखो भाई यहां पर अगर हम बात करें तो आंसर होगा बी। सबसे पहले आप खाना खाएंगे, फिर खाना पचेगा, पचने के बाद में उनमें से आवश्यक तत्वों का अवशोषण होगा, अवशोषण होने के बाद में ये शरीर में विलय होंगे और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एस्लिमेशन और एक्सक्रेशन। चलिए फिर दोस्तों, आज हम लोग यहीं पर इस क्लास को समाप्त कर देते हैं, और ये आपका जो टेस्ट था यहीं पर संपन्न हुआ है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, आपको चैट में नहीं, आपको कमेंट के अंदर अपने अपने मार्क्स बताने हैं कि आपके कितने मार्क्स आए ईमानदारी के साथ में। ठीक है, मैं आप सभी के मार्क्स को कमेंट में चेक करूंगा दोस्तों। याद रखना, ये आपका सेल एवोल्यूशन है, ये आपका एक ऐसा जो है टाइम है जो आपको पता लग सके कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कितनी चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इस दिवाली वीक में आप अपना ध्यान रखिए, लेकिन तैयारी करना मत छोड़िए। जितना हो सके उतना आप तैयारी कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप एसएससी एग्जाम सेलेक्ट कीजिए और मेरा नाम सर्च कीजिए, और मेरा नाम है AAMIRKHAN, और वहां पर मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, तो डेफिनेटली जब आप मुझे वहां से फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं आपके मैसेज का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, या फिर अगर आपकी और कोई समस्या है, जैसे कोई क्वेश्चन आपको करना है या ये चीज ये, तो आप उसका जो भी बात है आप उसको कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन ये था सर ये था, मतलब इस तरीके से अगर आप बात करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों आज की पारी को हम यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपने सभी दोस्तों तक इनको जरूर पहुंचाना, सभी दोस्तों को बता देना
जल्दी ही हम लोग दोबारा से अपना मामला जो है स्टार्ट करेंगे और आपके पास में ये टेस्ट बिल्कुल पहुंचते रहेंगे और आप टेस्ट देना मत भूलिएगा। हर टेस्ट बहुत ढंग से अच्छे से आपको क्लियर करना है। चलिए, थैंक यू सो मच।